मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। क्या खूब अभिलाषा व्यक्त करी है एक पुष्प ने अपनी, कि पुष्प को भी गर्व महसूस है शूरवीरों के पैरों तले आने में जो मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रही हो। जी हाँ, आइडल टॉक के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी जो बेहद विषम परिस्थितियों में रहकर भी देश सेवा उसी तल्लीनता व कर्मठता से करती है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम याद करते हैं उन तमाम आर्मी ऑफिसर्स की शहादत व बलिदान को जिनकी वजह से ये देश कायम है। और आज एक ऐसे ही जांबाज सिपाही से हम मिलने जा रहे हैं इस एपिसोड में, जिनका नाम है मेजर ललित सिंह सामंत। मेजर ललित सिंह सामंत का जन्म चंपावत के ब्याटा गांव में हुआ। देश के विभिन्न स्थानों में रहकर केंद्रीय विद्यालय से इन्होंने शिक्षा अर्जित की। 1999 में देश सेवा करने की ललक लिए मेजर ललित ने आर्मी ज्वाइन की व 21 वर्ष की आर्मी में सेवा देने के पश्चात आज पिथौरागढ़ में बच्चों के लिए एकलव्य डिफेंस अकेडमी संचालित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है हमारे बच्चों व युवाओं को अनुशासन में रखकर फौज की सेवा के योग्य बनाना। आइए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात मेजर ललित सिंह सामंत जी से। नमस्कार। 26 जनवरी के इस शुभ अवसर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं एकलव्य डिफेंस अकेडमी के फाउंडर और डायरेक्टर मेजर ललित सिंह। नमस्कार। फौज में जाना किसी भी देश के नागरिक के लिए एक सर्वोच्च सम्मान का विषय होता है। तो आज सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि फौज में जाने के पीछे कौन सी प्रेरणा आपको मिली या किस चीज़ से प्रेरित होकर आपने फौजी बनने की सोची? बहुत बढ़िया मैम। एक्चुअली मेरे परिवार में मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, इवन मेरा बड़ा भाई आर्मी में ही है। तो उस लिनेज से हम पापा के साथ बचपन से रहे, साथ में हमने फौज में देखा है, फौजी ऑफिसर्स को देखा है, कैसे उनकी डीलिंग होती है। सबसे पहले जब वो यूनिफॉर्म पहनते हैं उसको पहन कर जोश आता है। मैं उसको देख करके मेरा बहुत मन करता था कि मैं भी एक दिन ऑफिसर बनूँ फौज के अंदर, ताकि मैं भी लोगों को कमांड करूँ, देखूँ उनके सामने। और आप यकीन करेंगे कि ये फौज की यूनिफॉर्म ऐसी है, सिविल लाइफ में हम लोग डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं हमारा कैरेक्टर, हमारा एटीट्यूड सब चेंज होता है उसमें। तो इसी को देखते हुए पिताजी से मैंने प्रेरणा ली। फादर जी मेरे चाहते थे कि जब उन्होंने ऑनरी कैप्टन एज ए सुविधा रिटायरमेंट आए, वो उनका मन था कि उनका बेटा अफसर बने, तो शायद वो उनके लिए बहुत गर्व की बात होगी। तो उसी पथ चलने में चलते हुए मैंने ये जॉब चुनी है। मतलब बचपन से फौजी बनने के अलावा कोई और ख्वाब, कोई और ड्रीम था नहीं आपका? मैम टू बी वेरी फ्रैंक मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, ये जरूर था 9th-10th में सोचता आईपीएस अफसर बनूंगा। अच्छा। बट फिर जब 12th में पहुंचा तो मुझे नहीं यार आईपीएस अफसर नहीं, जब पापा कहते हैं फौजी की, हम फौज के साथ बहुत इंटरेक्शन होता है हमारा ऑफिसर्स के साथ। तो हम जब मिलते थे तो उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड, उनके डिसिप्लिन देख करके बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ। तो मैंने कहा फौज का ऑफिसर के बराबर शायद कोई दूसरी जॉब नहीं होगी। बचपन से आज तक मैंने फौज के अलावा कोई जॉब सोची ही नहीं थी। अच्छा जी सर, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके क्या अनुभव रहे एज एन आर्मी ऑफिसर? जी, मैंने इंडियन आर्मी 1999 में ज्वाइन की थी, एज ए सोल्जर ज्वाइन की थी। बट वही था, मेरी एजुकेशन बाहर से हुई, जैसे आपने पहले बताया कि केंद्रीय विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ। तो जब मैं छुट्टी आता था घर पर तो पेरेंट्स का, फादर का ये कहना होता था कि यार बेटा तू एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ है और वहाँ तू जैसे गाँव के बच्चे होते हैं जो 10th 12th पास होते हैं उनके साथ तू नौकरी कर रहा है, तो तुझे थोड़ी शेम तो फील होती होगी, है ना। तो उन्होंने मोटिवेट ही किया, डांटा भी मुझे, थोड़ा समझाते थे मुझे। तो मुझे भी खुद ऐसा लगा कि जिस माहौल में मैं वहाँ रह रहा हूँ, चाहे मैं जब सेंटर में था तो बेस्ट इंस्टीट्यूट रहा वहाँ पर भी मैं। यूनिट में आने के बाद भी मेरा इंटरेक्शन ऑफिसर के साथ बहुत ज़्यादा होता था। ऑफिसर मुझे हर चीज़ में मुझे सबसे आगे रखते थे कि यार ललित को बुलाओ, कहाँ पर है इस चीज़ के। तो मुझे खुद फील हुआ कि शायद मैं उस माहौल के लायक नहीं हूँ, थोड़ा मुझे अब उठना चाहिए। तो फिर मैंने वहीं से आर्मी कैडेट कॉलेज का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम दिया। और आप यकीन करें कि जब एक सोल्जर होता है तो उसको दिन 24 घंटे जॉब में होता है, उसके बावजूद टाइम निकालना, कैसे निकाला वो मेरी अपनी खुद की एक कहानी है। और मैंने टाइम निकाला, पढ़ा, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम पास हो, जो यूपीएससी एग्ज़ाम रहता है, यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किए, एसएसबी क्लियर किया, उसके बाद मैं ऑफिसर बना। ऑफिसर बनने के बाद मैम जो लाइफ है रियली आप यकीन करें बहुत डिफरेंट है लाइफ। आपको आपके सामने जब कई लोग कहते हैं कि ऑफिसर क्या करता है, मैं सुनता हूँ कई बार सोशल मीडिया में बोलते हैं कि ऑफिसर नहीं आता, ये नहीं करता। बट यकीन जाने कि जो ऑफिसर का रोल है, शायद ऑफिसर की ट्रेनिंग का अगर 1-2% भी अगर किसी जवान को कराया जाए, जवान फौज छोड़ चला जाएगा। बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, हमारी 4 साल की ट्रेनिंग है, बहुत टफ ट्रेनिंग है। और चाहे हम किसी ऑपरेशन जाते हैं, एम्बुश करने जाते हैं टेररिस्ट को, या फिर किसी पेट्रोलिंग जाते हैं, तो सबसे आगे लीड फ्रॉम फ्रंट कहते हैं आर्मी ऑफिसर जाता है। वर्ल्ड के अंदर इंडियन आर्मी का ऑफिसर बेस्ट ऑफिसर माना जाता है। इसको मैंने भी महसूस किया और मैंने इसकी चीज़ को लोगों के सामने बताया भी मैंने। तो हमेशा हम आगे रहे हैं। मेरी मैक्सिमम सर्विस जो है JNK के अंदर रही है और मेरी नॉर्थ ईस्ट में रही है।
तो हमारे वहाँ जो एनकाउंटर्स होते थे और जो डीलिंग होती थी, बहुत अच्छी लाइफ है, एडवेंचरस लाइफ है। लाइफ तो हर कोई जीता है मैम, लेकिन जो लाइफ है ना कि अब मौत आई, जैसे मूवी ना छू के मौत चली गई, तो वो चीज़ होती है, तो उस वक्त मज़ा उसी वक्त आता है। लेकिन पहले डर लगता है कि कैसा होगा क्या होगा, जब आप जिंदा बच जाते हैं तो उसके बाद शायद उससे अच्छा लगता है कि इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है ना। चीज़ें एडवेंचर बहुत है, बट जहाँ आपकी लाइफ स्टेज पे है उससे अच्छी जॉब नहीं है मैम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इस आर्मी ने मुझे बहुत कुछ दिया। इसी आर्मी के अंदर मैंने बीटेक एमटेक कर रखा है, यहीं से किया है, तो मैं थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और दूसरी चीज़, इंडियन आर्मी के अलावा ऐसी और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इंडिया के अंदर जहाँ पर आपको 3 जनरेशन को देखभाल करते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर था, मेरे बच्चे होंगे उनको भी गवर्नमेंट देखेगी, मेरे पेरेंट्स हैं, मैं डिपेंडेंट है, उनको देखती हूँ। 3 जनरेशन, फादर, मैं, बच्चे, तो 3 जनरेशन को पाल रही है, 3 जनरेशन का लुक आफ्टर कर रही है। तो ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर शायद नहीं होगी। इसलिए मैं इंडियन आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और थैंक यू करता हूँ कि मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। सर, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगी इसी से रिलेटेड कि आपने देखा है कि पहाड़ में जो आजीविका का साधन है ये फ़ौज माना जाता था। हर घर का एक प्रत्येक कोई ना कोई सदस्य जो है वो आर्मी से ज़रूर बिलोंग करता था, और पहले बीआरओ में क्वार्टरली जो थे रिक्रूटमेंट होते थे। लेकिन आजकल ये जो भर्तियां आती हैं आर्मी की या फ़ौज की भर्तियां आती हैं, साल में एक बार आती है, और वो भी उसके लिए भी बच्चों को यहाँ से रानीखेत जाना पड़ता है। तो ये जो इनटेक है गवर्नमेंट का, ये क्यों कम हो गया है आर्मी में? मैम, इसके पीछे शायद कुछ पॉलिटिकल रीज़न रहे होंगे। अदरवाइज मुझे याद है कि इंडियन आर्मी में के अंदर मैक्सिमम ऑफिसर जो कहेंगे परसेंटेज है उत्तराखंड से आते हैं। इवन जब मैं 2007 में कमीशन हुआ था आर्मी के अंदर, तो उस वक्त 7 ऑफिसर थे इसी डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ से। सोर्ड ऑफ ऑनर था एसके जैना, वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से था। तो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट जिसकी पॉपुलेशन शायद 50-60 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी, उसके अगर 5-7 ऑफिसर अगर बन रहे हैं, कमीशन हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी जैसे पहले ये बीआरओ था यहाँ पर, अब इसको एआरओ कर दिया। एआरओ इसका रेंज बढ़ गई है। तो तब से जब से एआरओ बना तब से यहाँ भर्ती आनी कम हो गई एक तो, और दूसरी बात भर्ती होती भी तो उस पर रानीखेत जाते हैं। इसके मामले में हमने जो अपने राज्यपाल महोदय उनसे बात की है। इवन हमें रक्षा मंत्री आए थे दिसंबर के मंथ में, उनसे मेरी बात हुई थी, तो हमने कहा था कि जो भर्तियाँ हैं जो यहाँ की लोकल हैं भर्तियाँ यहाँ की यहीं कराई जाएँ, और जो टेस्ट रुके हुए हैं उनको कराया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, शायद कुछ हो। सर, इसी के साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जो हमारा पहाड़ का युवा है, पहले युवा थे खेलकूद के लिए बहुत ज़्यादा वो प्रेरित रहते थे, और काफ़ी उनका शारीरिक श्रम होता था, पैदल दौड़ भाग इधर उधर किया करते थे। लेकिन आज के टाइम पर हम देखते हैं कि बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक ही जगह पर, एक ही कोने पे मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। तो इसकी वजह से ना ही उनकी फ़िज़िकल फिटनेस उतनी ज़्यादा है, ना मेंटल स्टेबिलिटी। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हम यूथ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे उनको इवोक करें आर्मी के लिए? मैम, इसमें मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट का भी इसमें थोड़ा हिस्सा होना चाहिए। सबसे बेस्ट पार्ट, मैं खुद एनसीसी कैडेट रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि एनसीसी के अंदर जो डिसिप्लिन, जो बैकबोन ऑफ आर्मी कहते हैं, वो आपको एनसीसी में सिखाते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि एक अच्छा समाज बने, तो इनको ऐसा होना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्कूल के अंदर एनसीसी कंपलसरी कर दो। मैं अगर मेरा बस चले तो मैं तो ऐसा करूँगा, हर बच्चा जो स्कूल में एडमिशन लेता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो कॉन्वेंट स्कूल में है, गवर्नमेंट स्कूल में, किसी स्कूल में पढ़ता है, उसकी यूनिफॉर्म ही को एनसीसी कर दो, ताकि जो गरीब हो चाहे अमीर हो, सब में कोई भेदभाव ना हो, सभी यूनिफॉर्म पहने एनसीसी की। और सुबह 2 घंटे की उनकी ड्रिल और परेड होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए हर स्कूल की, ताकि उसके अंदर डिसिप्लिन आए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं कहूँगा आर्मी क्या, आप किसी भी जॉब की बात करेंगे, जब तक उस जॉब के अंदर, उस आदमी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को थोड़ा आगे आना चाहिए। दूसरी बात, पेरेंट्स की मैम, आजकल हमारे बच्चे क्या, हम क्या, हमारे बच्चे क्या, सभी का ऐसा हो गया कि मोबाइल के अलावा हमारी लाइफ में कुछ है नहीं। तो मेरे पास यहाँ पर जो मेरा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर हमारे पास जो बच्चे हैं इंस्टीट्यूट के, उनके लिए हमने सिर्फ 2 घंटे मोबाइल कर रखा है। सुबह जैसे आर्मी के रूटीन होता है, सुबह 5 बजे उठते हैं, 5 बजे विजिल बजती है, बैग मिलती है इनको, और उसका इनकी पीटी परेड शुरू होती है। रनिंग करके आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, क्लासेस में आते हैं, शाम को 1 घंटे का रेस्ट है, फिर इवनिंग रनिंग पे जाते हैं, और शाम को 6 से 8 से 2 घंटे इनको मोबाइल मिलता है। मैम, उस मोबाइल के टाइमिंग ड्यूरेशन में भी हमने उनको टास्क दिया हुआ कि आपको आज ये टॉपिक के ऊपर सोचना है, लिखना है इसके ऊपर। तो नेक्स्ट डे मुझे 10 बजे जब आता हूँ तो मुझे जमा करते हैं बच्चे। तो वो रिस्ट्रिक्शन आपको, ये बच्चे रह रहे हैं, शुरू में इनको बहुत तकलीफ रहती है कि सर मोबाइल चाहिए, बट 15-20 दिन के बाद इनकी रूटीन बन गया। तो आज खुद ही आके 6 बजे आते हैं, खड़े आते हैं मोबाइल के लिए, और 8 बजे जमा करते हैं खुद। तो हमको भी एक लाइफ में डिसिप्लिन करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं इनको हम कम से कम एक्सपोज करें इन मोबाइल से। तो ये मेरा मानना है। सर, डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में? मैम, जैसे मैंने बताया कि डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ आर्मी।
जब आपका कहीं पर रूटीन सेट है कि सुबह मुझे 5 बजे उठना है तो उठना है, एक जब तक वो डिसिप्लिन आपकी लाइफ में नहीं होगा तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इंडियन आर्मी का एग्जांपल देता हूँ मैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे रात को पार्टीज होगी, कोई डाइनिंग इन डाइनिंग आउट, किसी का बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, पार्टी चलती हैं। तो कई बार पार्टी लंबी होती है तो सुबह 3-4 बजे तक चलती है, हो जाता है कई बार, हर बार नहीं, कई बार होता है ऐसा। लेकिन जब 4 बजे खत्म होती है तो हमें पता है कि 5:10 में हमने पीटी ग्राउंड में पहुंचना है, तो हम पहुंचते हैं। हमने चाहे रात को कैसे भी हम सोए हों ना सोए, हमें पहुंचना पड़ता है। वो लाइफ में डिसिप्लिन, हमारी बॉडी जो है ना मशीन की तरह काम करती है, आपको पता होगा। जब तक इसको आप सही ट्यूनिंग नहीं करोगे तो ये फिर आपको कमांड करेगी। तो हमें अपने माइंड से, अपने माइंड की सोच से, अपनी स्ट्रेंथ से इस बॉडी को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आपकी बॉडी कंट्रोल होगी तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, आपकी कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसीलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ के लिए। सर, अभी की डेट में हम एक और प्रॉब्लम देख रहे हैं कि आर्मी में इंडियन ऑफिसर्स की जो भर्ती है वो बहुत ही शॉर्टेज उसकी हो रही है, बहुत ही एक्यूट शॉर्टेज है। तो इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज की तारीख में अराउंड 54,000 इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स हैं और उसमें शॉर्टेज लगभग आज की तारीख में 7,000 प्लस ऑफिसर्स कम है। तो ये शॉर्टेज अभी से नहीं, कई सालों से चलती आ रही है और उसको कई लोगों का कहना था इसको क्यों नहीं आप फील करते हैं। बट मैं कहूँगा कि जो इंडियन आर्मी के अंदर जो हमारी SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो बहुत ही एक कहते हैं उसका प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, बहुत जटिल प्रक्रिया है उसकी। क्योंकि इसको जो बनाने के लिए बहुत सालों से इनके ऊपर रिसर्च की गई, तब जाके ये जो SSB है वो बनी है। इनका एक मुद्दा है, जैसे मान लिया मुझे एक स्क्वायर चाहिए आपको 5x5 का, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर का मुझे स्क्वायर चाहिए, तो उनको स्क्वायर ही अगर आप कहोगे मेरे पास 25 नहीं, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का मेरे पास गोला डाल दो, उसके अंदर नहीं फिट होगा। उनको अगर स्क्वायर चाहिए किसी साइज का तो उसमें वही आदमी फिट होगा। जैसे मैं कहता हूँ स्क्वायर की बात करता हूँ, वो है क्वालिटीज़, जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ अगर उस आदमी के अंदर हैं तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं हूँ, आप हैं, या फिर कोई भी यहाँ पर चाहे नीचे दुकान वाला क्यों ना हो, जो सब्जी वाले दुकान वाला क्यों ना हो, हम सब के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, हर किसी के अंदर क्वालिटीज़ हैं। बट हम किस परिवेश में पैदा हुए हैं, कि अब हमारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, हमने किस स्कूल से पढ़ाई करी है और हमारे फ्रेंड कैसे रहे, ये सब चीज़ें जो है हमारे नेचर को और हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं। तो इंडियन आर्मी के अंदर ऐसे लोगों को लिया जाता है जिसके अंदर वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ हैं। लेकिन उसके लिए क्या क्या, या तो कई चीज़ें, जैसे हमारे करेज की बात आती है, जो आदमी डरपोक होगा मैं वो लाइफ लॉन्ग डरपोक होगा, उसके अंदर वो डर हमेशा बैठा रहेगा। तो ऐसी कुछ क्वालिटी जो कि उसके अंदर नहीं है तो उसको वो सीधा रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि जो एसएस में 3 चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजी, GTO और इंटरव्यू। ये तीनों जो ऑफिसर्स होते हैं वो किसी एक कैंडिडेट को चेक करते हैं अपने डिफरेंट एंगल से। जैसे साइकोलॉजी हुई, वो आपका मन में क्या चल रहा है उसके, और इंटरव्यू ऑफिसर आपके सामने आप क्या बात कर रहे हो, वाचा आपके वचन से क्या निकल रहा है, और GTO जो ग्राउंड में क्या कर रहा है। जब तीनों ट्राइंगल बनते हैं कि तीनों कहते हैं कि हाँ ये कैंडिडेट के अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ हैं, और ना वहाँ पर ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, आपको कम तो होनी नहीं चाहिए, ज़्यादा हो जाएंगे 15 क्वालिटीज़ तो चाहिए ऑफिसर की, वो होनी ही होनी चाहिए। तो वो होनी किसी भी कैंडिडेट के अंदर जरूरी है, वो नहीं मिलती हैं तो वो रिजेक्ट होता है। तो इसके लिए आपको, जैसे जो एज है हमारी 9-10 में जब बच्चे पढ़ते हैं, अगर जो चाहता है कि फौज में ऑफिसर बनना चाहता है, तो मैं कहूँगा उन पेरेंट्स को कि वो बच्चे को 9-10 की क्लास से ही आपको मोटिवेट करना शुरू करें। 2-3-4 साल तक जब तक आप उस क्वालिटीज़ के ऊपर काम नहीं कराएंगे, वो क्वालिटी, जैसे कोऑपरेशन की बात मैं करता हूँ, एक एग्जांपल है कि वो एक क्वालिटी है कोऑपरेशन। जब तक बच्चे के, कई बच्चे होते हैं अकेले रहना चाहते हैं, लोगों के साथ घुल मिल के रहते नहीं हैं, जब तक वो बाहर नहीं आएगा, लोगों से नहीं मिलेगा, बातचीत नहीं करेगा, तब तक वो कोऑपरेशन की भावना वो चीज़ उसके अंदर नहीं आ पाएगी वो। तो इसीलिए जैसे 9-10 में कोई बच्चा है तो उसके पेरेंट्स को उसको मोटिवेट करना चाहिए कि आप बाहर जाओ, खेलो कूदो, कहीं पर कोई काम हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, दे रहा है, लो, लेक्चरेट लो, डिबेट लो, कंपटीशन में हिस्सा लो। जब तक उसको पुश नहीं करेंगे उस तक एक्सट्रीम तक, तब तक बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ बाहर खिल के बाहर नहीं आएगी। तो जो बच्चा, सबसे कहना चाहूँगा, जो बच्चा ऑफिसर बनना चाहता है इंडियन आर्मी के अंदर, उसको 8-9 क्लास से उसके पेरेंट्स को उसके पीछे लग करके उन क्वालिटीज़ को साफ करना, कहते हैं धूल जमी होती है हम सबके अंदर, तो उस धूल को साफ करना पड़ेगा। और वो कोशिश करें तो शायद 2-3 साल की मेहनत के बाद वो क्वालिटीज़ उसके अंदर एज ए बिहेवियर आ जाएंगी। उसको किसी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे अंदर रीजनिंग एबिलिटी अच्छी है, मेरे अंदर कोऑपरेशन अच्छा है, मेरे अंदर करेज है, मेरे अंदर स्टेमिना, डिटर्मिनेशन है, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसके कामों से, उसके एक्शन से दिख जाएगा वहाँ पर। और वही चीज़ वो SSB वाले चाहते हैं। तो अगर वो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। वो सिलेक्शन रेट इसलिए कम है क्योंकि कई बच्चों को मालूम नहीं है SSB होता क्या है। तो जो पेरेंट्स हैं बच्चे को बहुत कुकून में रख देते हैं, उसको बाहर निकलने से डरते हैं कि चोट लग जाएगी, या लगेगी तो कोई बात नहीं, है ना, होता है, लाइफ है, सब कुछ होगा। तो
तो पेरेंट्स जब तक इंटरेस्ट नहीं लेंगे इन चीज़ों में, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। हमें शॉर्टेज रहेगी, आगे तक भी रहेगी। हमें अपना स्टैंडर्ड रेज करना पड़ेगा। एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अपना स्टैंडर्ड डाउन नहीं करेगी। सर, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो नशा एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन चुका है हमारे युवाओं के बीच, जिसने पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से यूथ को खोखला कर दिया है। तो ऐसे में आपका क्या सजेशन रहेगा हमारे यूथ के लिए? मैम, इसमें भी मेरा यही कहना होगा कि जैसे जो समाज में कुछ कर चुके हैं, बन चुके हैं, या फिर ऐसे सयाने बंदे, उनको इन बच्चों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मैं किसी कॉलोनी में रहता हूँ, उस कॉलोनी में हम अपने जो आसपास के बच्चे हैं उनको देखें, उनकी हरकतों को देखें और उनको गलत रास्ते में आने से रोकें। सबसे बड़ा जो आज का ड्रॉबैक है कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली जब से आ गए हैं, तब से हमारा बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा है। अब हम पड़ोसी के बच्चे को डांट नहीं सकते। मुझे याद है हमारे बचपन की बातें कि हमें कोई भी आते थे मारा जाता था। कुछ गलती करेंगे तो कौन है हमें मालूम लगता नहीं था, वो मार ही जाता था कि भाई गलती क्यों कर रहे करके। और हमारे पेरेंट्स उसको गलत लेते भी थे। उनको सब, जैसे स्कूल में थे हम लोग, तो स्कूल में हम पनिशमेंट मिलती थी हमको मैम, तो अगर हमने घर आके बोल दिया कि हमें स्कूल में आज मार पड़ी है, तो पेरेंट्स स्कूल जाके टीचर्स को नहीं डरते थे, वो हमारी फिर पिटाई करते थे। तो हम डरते भी थे कि हम स्कूल की कहीं कोई कंप्लेंट घर ना पहुंचे या घर की कंप्लेंट स्कूल में ना पहुंचे। वो एक डर है, वो आज की तारीख में खत्म हो चुका है। तो उस डर को फिर बनाना पड़ेगा। उस डर बिना भय बिन प्रीत होना प्यारे वाली बात है, बिना डर के नहीं होगा। आप जितना सॉफ्टली लेंगे बच्चे को, वो उतना। अब बच्चों को ना अभिभावकों से डर है, ना उनको शिक्षकों से है, बिल्कुल निडर हो गए हैं, निडर हो गए हैं। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बहुत वो सॉफ्ट और मेंटली बहुत वीक हो चुके हैं। हमारे टाइम में कितना हम मार खा लेते, फिर हम झाड़ जोड़ के फिर खड़े जाते थे। लेकिन आजकल बच्चे को आप डांटोगे तो आपको ही उल्टा आँख दिखाता है, रोना शुरू करता है वो, है ना। तो ये चीजें थोड़ा खराब है। इसके लिए पेरेंट्स को ही आगे आना पड़ेगा। और जैसे हम लोग हैं, मेरी एकेडमी, यहाँ पर मैंने बच्चों को फोन बंद कर, मैंने बताया आपको, तो सिर्फ 2 घंटे फोन देता हूँ। शुरू में उनकी तरफ से था कि नहीं सर हमें फोन और चाहिए, कई बार करते ही थे यहाँ पर। बट आजकल 2-3, 15-20 दिन के बाद उनकी रूटीन में आ गई कि उनको फोन मिलता ही नहीं है। तो वो चीज जब तक घर में 15, 20, 30, 40 या 50 कर सकता हूँ, लेकिन परिवार से जब तक नहीं सपोर्ट आएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए परिवार का इसमें बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। परिवार को अपने बच्चे को कंट्रोल करना है, क्योंकि कल के दिन अगर कुछ गलत कदम स्टेप लिए बच्चे ने, तो घर वालों की ही दिक्कत होगी। तो इसीलिए शुरू से ही उस बच्चे को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मेजर ललित सिंह जो है वो यहाँ पर पिथौरागढ़ में उनकी एक डिफेंस एकेडमी रन करती है, एकलव्य डिफेंस एकेडमी, एंड ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ दिस एकेडमी। तो सर, हम जानना चाहेंगे आपकी एकेडमी के बारे में कि कितने बच्चे यहाँ पर अभी हैं और किस तरह से ये एकेडमी रन करती है। मैम, ये एकेडमी मैंने शुरू क्यों की थी पहले बताऊँ तो मैं, क्योंकि मैंने जब सर्विस में था तो कई बार जब मैं छुट्टी आता था, दिल्ली से बाई बस हमें आना पड़ता था यहाँ तक। तो दिल्ली से लेकर के पिथौरागढ़ तक कई होटलों में जैसे खाना के रुकते थे हम लोग, तो कहीं ना कहीं हमें पिथौरागढ़ के बच्चे, पहाड़ी बच्चे, कुमाऊं के स्पेशली बच्चे दिख जाते थे वहाँ। तो पूछने पर वो झेंपते थे, शर्माते थे बोलते हुए भी। तो मुझे ये लगा कि यार हम लोग, जैसे मेरा बड़ा भाई भी इंडियन आर्मी में ऑफिसर है, आर्टिलरी में ऑफिसर है वो, तो हम 2 भाई ऑफिसर हैं। हम होता कल के कर्नल बनेंगे, ब्रिगेडियर बनेंगे, होता जनरल बन के वहाँ रिटायरमेंट लेंगे। बट अपने क्षेत्र के लिए मैंने क्या किया, मुझे अंदर ये भावना आई कि यार मुझे, चलो पैसे की तो जैसा पेंशन मिल जाएगी जैसा भी होगा, बट मैंने इस क्षेत्र में जहाँ पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैंने क्या किया है। ये सोचते हुए फिर जब भी छुट्टी आता था तो बच्चे पूछते कि सर भर्ती कैसे हों, क्या हों। तो जब मैंने 2 साल ट्रेनिंग सेंटर में एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर मैंने सर्विस कर रखी है, तो मुझे लगा कि शायद अपने जो आसपास के बच्चे हैं उनको थोड़ा मोटिवेट करूँ मैं, इनको थोड़ा बताऊं कि फौज क्या होती है। क्योंकि यहाँ पर कई बच्चे हैं, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनसे जब पूछो उनके परसेंटेज 90%, 95%। और बच्चों, जैसे मैं कई जगह कैरियर काउंसलिंग क्लासेस भी लेता हूँ, तो पूछता हूँ तुम्हारे एम क्या है। हर बच्चा बोलता है कि मुझे फौज में आना है। फौज में क्या बनोगे? जवान बनना है मुझे। तो मैं बोलता हूँ तुम्हारी परसेंटेज 80, 85, 90% तुम्हारी परसेंटेज है, तुम जवान क्यों बनोगे, ऑफिसर क्यों बन जाते हो? तो दे से कि सर माई इंग्लिश इज पुअर। यार इंग्लिश से ही ऑफिसर नहीं बनता, वहाँ पर क्वालिटीज ही होती हैं। तो बच्चों के दिमाग से ये थोड़ा निकालना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चे बहुत हैं, कैलिबर्ड हैं। पहाड़ी आदमी के अंदर सबसे बड़ी खूबी ये कि हम कहते हैं ना हार्ड वर्किंग होते हैं। और डिफेंस के अंदर आपको हार्ड वर्किंग, मेंटली स्ट्रांग आदमी चाहिए, पहाड़ी से ज्यादा। चाहे हम हो उत्तराखंड के पहाड़ी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी हो, हम सब के अंदर एक डिसिप्लिन है, डेडिकेटेड होते हैं हम लोग और भरोसेमंद होते हैं हम लोग। तो इसका फायदा हमें उठाना चाहिए। पिथौरागढ़ से मैक्सिमम लोग फौज में, क्यों ना फौज में ऑफिसर बने, क्यों ना
अगर आप ट्राई तो कीजिए अफसर बनने की, अगर नहीं भी गए तो जवान तो आपने बनना ही बनना है। तो सभी यूथ को मैं ये बोलूंगा कि अगर आपकी दिल में है कुछ करूं, तो आपको सिर्फ 2-3 साल का आपको मेहनत करनी है, जिसमें कि आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हो। और इसी को सोचते हुए मैंने यहाँ पर पिछले साल 2020 में फरवरी के मंथ में एकेडमी खोली थी। इस एकेडमी में फर्स्ट बैच जो मेरे पास आया था उसमें 6 बच्चे थे जो कि सोल्जर जीडी की भर्ती के लिए रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। वो 6 के 6 बच्चे आज भर्ती हो गए हैं, कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इस एकेडमी के 3 बच्चे जो हैं जिन्होंने एसएसबी क्लियर की यहाँ से, और बच्चे मेरे पास 6-7 बच्चे आए थे जो एसएसबी कोचिंग के लिए, उसमें 3 बच्चे जो एसएसबी क्लियर करी है। तो मैं यही मानता हूँ कि यहाँ बच्चों के अंदर कैलिबर है, बहुत कूट के वाला है ना, शेप करने की, उसको गाइडेंस देने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा मैं। और दूसरी बात, हमारे खून के अंदर फौज है। जैसे मैंने कहा कि मेरे ग्रैंडफादर, फादर, भाई, मैं, जितने आदमी कहते हैं नर हैं सारे फौज के अंदर हैं। तो हर परिवार में यही है, हमारे खून में फौज बसी है, तो क्यों ना उसको तरीके से हम शेप करें और अच्छी पोजीशन में जाएं हम लोग। तो ये मैं कहूंगा कि हर बच्चे से कि जहां भी आपको जो भी आदमी है उसको गाइड करे बच्चों को कि आपने कैसे लाइफ को करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है बच्चों के अंदर। यहाँ बच्चे तो शेर बन जाते हैं दौड़ के अंदर, जैसे टर्निंग क्रॉस करते हैं सब एकदम भीगी उली बन के अब छुपे छुपाए मिलते हैं बच्चे। अगर ये बच्चों के मोटिवेशन हाई करें, इनको गाइड करें, इनको सही डायरेक्शन दें, तो बच्चे कहां से कहां पहुंचेंगे। स्पेशली फौज में तो इनके कहते हैं फ्यूचर बहुत ब्राइट है। फौज के लिए बहुत बने ही, पहाड़ी आदमी बने ही फौज के लिए, क्योंकि फौज के अलावा यहाँ पर पहाड़ों में और कोई इंडस्ट्री तो है नहीं काम के लिए। तो फौज क्यों ना फौज को एक्सप्लोर किया जाए। सर, जैसे ना फॉरेन कंट्रीज में हमने देखा है कि वहाँ पर फौज की सेवा कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए अनिवार्य है, कंपल्सरी इन सम ऑफ द कंट्रीज। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा ही कुछ रूल इंडिया में भी होना चाहिए क्या? मतलब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल मैम, आप फौजी से पूछ रहे हैं तो मैं ना तो कभी बोलूंगा ही नहीं। और वर्ड में आपने सही कहा, कई देश हैं जिसमें कि प्राइमरी 2 साल 3 साल की सर्विस कंपल्सरी होती है, उसके बाद ही आपको गवर्नमेंट जॉब कहीं बाहर मिलती है। इससे डिफरेंस क्या क्रिएट होगा किसी भी मतलब? मैं वही बात कि डिसिप्लिन, जब तक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा और देश के प्रति जब तक आपकी भावना अच्छी नहीं होगी, तब तक ये देश कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएगा। जब तक आपके देश में नहीं होगी, यहाँ पर करप्शन इतना बड़ा हुआ है, चोरी चकारी इतनी है, क्योंकि हमें है कि मेरा पेट भरना चाहिए, मेरी जेब भरनी चाहिए। जब ये भावना हटेगी, मुझे लगता है कि जो फौज में हमें ट्रेनिंग दी जाती है या देश के प्रति जो हमारा रुझान बनता है, वो अगर हर आदमी और औरत के अंदर घुस जाएगी, तो जितनी करप्शन है कम से कम ऐसा नहीं कि ब्लैक शिप्स हर जगह होते हैं, आर्मी के डिफेंस के अंदर भी आपको ऐसे ब्लैक शिप्स मिल जाएंगे, बट उनकी जो संख्या बहुत कम है। तो वही चीज अगर वो ट्रेनिंग 1-2 साल की अगर दे दी जाए हर इंडिविजुअल को, उसको एक बार बॉर्डर में भेजा जाए कि लाइफ क्या होती है। वहाँ पर खाने की कई बार कंप्लेंट होती है, खाना अच्छा नहीं, मैं कहता हूँ बॉर्डर पे जाके देखो, वहाँ खाना मिलता नहीं है। कई बार ऐसी पोस्ट होती है जहाँ पर आपको महीने में आपको राशन नहीं आता। वहाँ पर कैसे, वहाँ पर फौजी कैसे रहते हैं उस जगह पर? और ऐसा नहीं है फौजी का मतलब सिर्फ जवान ही नहीं, वहाँ पर इवन ऑफिसर भी साथ में रहते हैं। वहाँ पर 5-5, 10 जवान के साथ एक ऑफिसर रह रहा है, कैसे वो रहते होंगे, कैसे अपनी लाइफ जीते होंगे। ये चीज जब हर नागरिक को पता लग जाएगी कि यार लाइफ बहुत टफ है, इस देश की रक्षा करने के लिए जो बॉर्डर पे खड़े हैं वो अपनी जान ही नहीं अपना सब कुछ खो के वहाँ बैठे हुए हैं, तो अपने आप देश के प्रति इनकी एक लगाव बढ़ेगा, पैट्रियटिज्म बढ़ेगा, जिससे शायद करप्शन, चोरी और जो भी कहते हैं एंटी सोशल काम है, वो सब काम रुक जाएंगे। इसीलिए फौज की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जी सर, लास्ट में अंतिम सवाल मैं करना चाहूंगी कि एज अ सिविलियंस हम सभी लोग देशभक्ति दिखाने के लिए हम बॉर्डर पर जाकर लड़ नहीं सकते, लेकिन अपने अपने हिस्से से हमारा छोटा या थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हमारा सोसाइटी के लिए होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है एज एन आइडियल सिटीजन हमारे कर्तव्य हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए क्या होने चाहिए? मैं आपने बहुत सही बात की, हर आदमी फौजी नहीं बन सकता, हर बंदा, हर आदमी, हर लेडी जो है बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सकती है, तो आपने बहुत सही बात की। लेकिन जो भी आदमी जिस भी जॉब में है, अगर उस जॉब के साथ वो एक कहते हैं ना रूटीन में लाए, अपने जॉब के साथ गद्दारी ना करे, तो सबसे बड़ी देश सेवा वही होगी। इवन जो आदमी रोड पे झाड़ू मारता है, उसका भी अगर तरीके से सुबह उठ के अपने काम को सही तरीके से करेंगे, वो सबसे बड़ा पैट्रियटिज्म, सबसे बड़ा देशभक्त तो वही होगा। तो हर आदमी अपने काम को अच्छी तरह से करे, तो वही एक देशभक्ति होगी। सही, क्योंकि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस से पावन अवसर हमारे लिए क्या हो सकता है, तो ऐसे में आप हमारे युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, आज 26 जनवरी है, मैं चाहता हूँ कि हर युवा ही क्यों, हर नागरिक जो इस देश का है और उसको एक प्रण लेना चाहिए कि देश सर्वोपरि है। अगर इस देश में हम आए हैं, इस दुनिया में हम पैदा होकर आए हैं, तो हम ऐसा कुछ करके जाएं कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। हर आदमी आता है, जीता है, मरता है,
पैसे कमाना ही हर आदमी का ध्येय या एम नहीं होना चाहिए। इस समाज को हमने क्या दिया है ना। हम हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि समाज ने हमें क्या दिया, ये देश हमें क्या दे रहा है, ये सरकार हमें क्या दे रही है। जिस दिन हम ये सवाल अपने आप से पूछें कि इस देश के लिए मैंने क्या किया, इस देश को मैं क्या दे रहा हूँ और इस देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जिस दिन ये युवाओं और हर आदमी के दिमाग में ये चीजें आ जाएंगी, ये देश बहुत तरक्की करेगा। और रियली मानिए, इस देश में रहने का आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर चीज आपकी तरीके से होगी, हर चीज आपकी थॉट, आपकी सोच के हिसाब से चलेगा। तो हर चाहूंगा युवाओं से, उठो, जागो और इस देश को फेस करो, इस देश के सामने आओ, काम करो, अपनी जो भी खूबियां उनको दुनिया को दिखाओ कि आपके अंदर क्या कैलिबर है। यही कहना चाहूंगा इसी शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आईडी टॉक विद दीप्ति को अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत गर्व है कि आप जैसे आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो हमारे क्षेत्र की और हमारे देश की शोभा बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू।